सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द सेकेंड लेक्चर ऑफ साउंड। और इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव के न्यूमेरिकल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं पहले, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज़ 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी निकालना और टाइम पीरियड दिया, तो फ्रिक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम होता है। ये मैंने रिलेशन बताया था आपको, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.05। ठीक, ये पॉइंट हटा, 2 0 लगे ऊपर। ठीक है, तो इसको से काटो, 20 हो जाएगा 20। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी, हर्ट्स। हर्ट्स कब होती थी, जब ये सेकंड में दिया हो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव इन 3 सेकेंड इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज इतना, देन फाइंड फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, तो पहले फ्रिक्वेंसी देखते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर सेकेंड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर सेकेंड। अब 1500 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, देखो 1500 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं 3 सेकेंड में। ठीक, 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी, डिवाइड बाई 3 कर दो। 1500 डिवाइड बाई 3 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होंगी, कितना हो जाएगा 500। फ्रिक्वेंसी आ गई 500 हर्ट्स। ठीक, अब देखो दूसरा लैम्डा क्या। अब देखो इसमें लिखा है इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज 68। अब देखो मतलब कि एक कंप्रेशन और उसका जस्ट अगला रेयर फ्रैक्शन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही तो वेवलेंथ होती थी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो मतलब जो वेवलेंथ है वो 68 सेंटीमीटर है, या फिर हम 0.68 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन मैंने क्या फॉर्म बताया था, लेमडा एफ। लेमडा 0.68, एफ कितना है 500, तो ये 2 0 से ये हटा, ये कितना आएगा 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान से न्यूमेरिकल थे, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इसका सिर्फ एकमात्र आंसर है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी साइकिल की जो बेल है, ठीक है, तो जब उसको बेल को आप बजाएंगे, ठीक है, बेल को बजाएंगे तो उसके अंदर एक मोशन होता है। ठीक है, उसके अंदर 2 चीज़ें ऐसे वाइब्रेट होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जब वाइब्रेट होती है तो ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ आती है। अब मान लीजिए आपने बेल को बजाया, वो आवाज़ करिए, उसको ऐसे पकड़ लीजिए, उसको ऐसे पकड़ लीजिए बेल को। ठीक है, बेल को पकड़िए, फिर ट्रिंग ट्रिंग बजाइए, तो फिर जब बेल को पकड़ लेंगे तो वाइब्रेशन कम होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आवाज़ आपको कम आएगी, आवाज़ या फिर नहीं आएगी, एक तरह से आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर जब चीज़ें वाइब्रेट होती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग के यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, वो जब एक दूसरे में ऐसे टकराते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तभी ये आवाज़ निकलती है। ठीक है, वरना ये आवाज़ ना निकले। मान लीजिए जैसे जो ड्रम होता है, ड्रम को हम ऐसे बीट करते हैं तो उसके जो मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे वाइब्रेट करता है, तभी आवाज़ निकलती है। ठीक है, और जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड एक फॉर्म की एनर्जी है ना, ये मैंने आपको पहले बताया था, मतलब चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग बताया था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी निकल रही है, तो पहले हमने उसको एनर्जी दी है ना, तभी तो एनर्जी निकल रही है। तो जैसे कोई भी चीज़ वाइब्रेट करो तो उसको वाइब्रेट करने के लिए तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ वाइब्रेट होगी। तो वो हमने काम किया, एनर्जी उसको दिया, वो एनर्जी साउंड के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों का तो वाइब्रेशन इतना ज़्यादा फास्ट होता है ना कि हम लोगों को दिखता भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि ट्यूनिंग फोक ले लो। ठीक है, ट्यूनिंग फोक का मैंने बताया था, ऐसा टन करके ऐसे मारते हैं, ये वाला होता है ट्यूनिंग फोक। ठीक, इसको मारते हैं तो ये वाइब्रेट होता है ना, इसकी जो ये होते हैं प्रॉन्ग्स होते हैं, ये ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है, हिलते रहते, तो मान लो इसको अगर आप पानी में डालोगे, यहाँ पानी रखा है, पानी में डालोगे, इसको ऐसे ऐसे करके टन मारो, फिर इस पानी में टच करा उसके प्रॉन्ग्स, तो फिर उतना ही फ्रिक्वेंसी की वेव ये पानी में प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि वेव साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए या फिर किसी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जैसे कि सितार गिटार आप बजाते हो, उसमें क्या होता है, उसमें जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उससे आवाज़ निकलती है। तो फिर हमने अभी तक क्या सीखा
कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। पहला वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग, दूसरा वाइब्रेटिंग द एयर, ठीक है, एयर को वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि फ्लूट बजाते हैं तो फूंकते हैं ना, तो एयर को वाइब्रेट करते हैं। जैसे हम बोलते भी हैं तो एयर वाइब्रेट होती है तभी तो दूसरा बंदा सुन पाता है, ठीक है। और बाय वाइब्रेटिंग द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर दिया, या फिर बाय वाइब्रेटिंग द प्लेट, दो प्लेटें हैं ऐसे उसको बजाओगे, ठीक है, वाइब्रेट होंगी। कोई भी दो सरफेस है उनको बजाओगे तो वाइब्रेट होंगी, ठीक है। तो मतलब कि चीज़ें हमें वाइब्रेट करने से ही, ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन से ही हमेशा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए साउंड वेव एयर में प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रॉन्ग्स की मदद से। तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये प्रॉन्ग है, मतलब सॉरी ट्यूनिंग फोक है, ये ट्यूनिंग फोक है और ये एयर के पार्टिकल है, ठीक है। मतलब अभी सब रेस्ट में, अभी सब इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब हम इसको ऐसे टर्न करके ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे टर्न करके मारो और ऐसे रख दो, तो फिर ये क्या होता है, ये पहले ऐसे फैलेगा, ये थोड़ा ऐसे फैलेगा। जब ये फैलेगा तो इसके पास में जो ये एयर मॉलिक्यूल थे, एयर पार्टिकल थे, वो सब उनको धक्का लगेगा, क्योंकि पहले तो ऐसे था, अब जब ये ऐसे फैला तो उनको धक्का लगा ना, उनको धक्का लगा तो वो सब थोड़े पास पास आ गए। देखो ये नॉर्मल थे, अभी थोड़े पास पास आ गए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थोड़े पास पास आ गए और ये बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसको धक्का लगाएगा, ये इसको लगाएगा, इसको लगाएगा, ऐसे करके फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक दूसरे धक्का लगाते जाएंगे, कंप्रेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे कंप्रेशन अगर हुआ ना, अब क्या होगा, ये ऐसे था, अब ये क्या हो गया, अभी ऐसे हो गया, मतलब नॉर्मल से अंदर घुस गया। जब अंदर घुस गया तो यहाँ एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, स्पेस क्रिएट हो जाएगी तो सब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा और एक कंप्रेशन तो था ही, कंप्रेशन तो आगे बढ़ता आ रहा है, ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर ये ऐसे होगा, फिर एक कंप्रेशन आएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर ये ऐसे होगा, रेयर फ्रैक्शन आएगा, कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, समझ रहे हैं ना। तो जब ऐसे 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 ये होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है, तो फिर ये साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और फिर यही साउंड वेव हमारे कानों तक जाती है और हमें सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो इस तरह साउंड वेव प्रोड्यूस होती है प्रॉन्ग्स के द्वारा, या फिर कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा इसी तरह साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम जब ऐसे बोलते हैं तो यहाँ वाली एयर थोड़ी कंप्रेस हो गई, अब ये कंप्रेशन आगे आ रहा है, फिर वो रेयर फ्रैक्शन आ जाता है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब देखिए एक हम एग्जांपल ले सकते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो देखिए इसमें क्या हो रहा था, जो पार्टिकल थे वो अपनी जगह से मूव थोड़ी कर रहे थे, जो वाइब्रेशन था उसको आगे बढ़ा रहे थे। पार्टिकल अपनी जगह थे, अपनी जगह ऐसे वाइब्रेट करते थे, जो वाइब्रेशन था उसको आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो पार्टिकल अपनी जगह से मूव होके नहीं जाते हैं। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में गैस लीक हो गई, ठीक है। जैसे आप बैठे हैं और गैस लीक हो गई, तो जब गैस लीक होती है तो आवाज़ आपके कानों में पहले पहुंचती है और जो गैस की स्मेल है वो बाद में पहुंचती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आवाज़ है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। आवाज़ क्या होती है, मतलब वाइब्रेशन एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वो आपके पास पहुंच जाता है। पर जो जब स्मेल पहुंचती है तो जो एक्चुअल गैस लीकेज है वो पार्टिकल आपके पास पहुंचता है, तो वहाँ से यहाँ आने में उसको समय लगेगा। पर जो साउंड होता है वो तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है ना, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से समझने के लिए कि जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, वो बस अपनी ही जगह वाइब्रेट करते रहते हैं, एक दूसरे में वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल था। अब देखो साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, मतलब कि साउंड को एक मीडियम चाहिए, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। जैसे कि अब देखिए सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, जिस सब्सटेंस से साउंड पास होता है, ट्रेवल होता है, उसको मीडियम कहते हैं। तो फिर इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकता है। मैंने बताया था ना साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं, बल्कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखना चाहिए, शॉर्ट कोर्स में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। अब जैसे कि इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, साउंड को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव मतलब वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकता है, ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं हो सकता साउंड, इसको एक मीडियम चाहिए, तो इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जैसे लाइट वेव होती हैं, लाइट वेव,
लाइट वेव, ये आप क्लास अपने 10th क्लास में पढ़ेंगे, लाइट वेव या फिर रेडियो वेव, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये 12th में पढ़ेंगे। ईएम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। इसको ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और मीडियम हो तो और अच्छी बात है, मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है और साउंड मैकेनिकल वेव कहलाती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे कि साउंड के, कि वो सॉलिड में कैसे ट्रेवल करता है, लिक्विड में कैसे करता है, गैस में कैसे करता है, उसके कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं साउंड इन सॉलिड, साउंड ट्रेवल इन सॉलिड। तो सॉलिड के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे रेल की पटरी के बीच में खड़े हो जाइए, ठीक है। आप देखिए कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपको ट्रेन दिखाई नहीं देगी, पर आप क्या करेंगे, रेल की जो पटरी होती है उस पर जब अपने ऐसे कान लगाएंगे, ऐसे झुक के कान लगाएंगे, मतलब देख लीजिएगा कि रेल आ नहीं रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट करिएगा नहीं, ऐसे बताने की चीज़ है कि रेल आ रही, मतलब ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फिर उस पटरी में जब आप अपने कान लगाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी ट्रेन के आने की, ठीक है, पर आपको ट्रेन दिख नहीं रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। भले ही वो आपको दिख नहीं रही, इतनी दूर है, पर उसकी आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। तो फिर सॉलिड में बहुत तेज स्पीड होती है, तो फिर जब उसमें पटरी में ऐसे कान लगाएंगे, वो जो लोहे का होता है, आयरन का होता है, ठीक है, वो स्लीपर्स में नहीं, जो आयरन का होता है, इसमें जब आप कान लगाएंगे तो फिर आपको आवाज़ अच्छी खासी सुनाई देगी कि हाँ ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा कि ऐसे कप ले लेते थे हम लोग और इससे एक स्ट्रिंग बांध देते थे, ठीक है, और फिर ये दूसरा कप ले लेते थे और फिर दो लोग इससे बात करते थे, एक इधर होता था, मान लीजिए रामलाल है, मान लीजिए श्यामलाल है, ठीक है, राम श्याम, एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है। तो जब हम यहाँ बोलते थे तो साउंड देखिए इस स्ट्रिंग से ऐसे जाके इसको सुनाई देता है, जब वो बोलता था इधर तो फिर स्ट्रिंग से जा रहा था, स्ट्रिंग एक सॉलिड मीडियम ही तो है, ठीक है, स्ट्रिंग के द्वारा जा रहा है। तो फिर ये भी हो गया साउंड इन सॉलिड का एग्जांपल। साउंड इन लिक्विड भी देखिए, साउंड इन लिक्विड, तो जैसे कि जब सबमरीन्स अंदर जाती हैं पानी के तो वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है ना, तो उस साउंड को भी हम सुन पाते हैं। क्यों सुन पाते हैं? वो तो पानी में है, तो लिक्विड के जरिए भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं साउंड इन लिक्विड। जैसे कि दो वेल्स होती हैं, ये एक वेल मछली है, ये एक वेल मछली है और ये भी एक वेल मछली है, ठीक है। ये भले ही बहुत दूर रहती हैं पर ये एक दूसरे का साउंड सुन सकती हैं, ठीक है, इतनी तेज, क्योंकि वो लिक्विड में भी गैस से ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, ठीक है। तो फिर ये भले ही बहुत दूर रहती हैं, किलोमीटर्स की दूरी पर होती हैं, पर ये एक दूसरे का साउंड सुन सकती है। क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि पानी में भी साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, पानी में भी चल सकता है साउंड। और साउंड इन गैस देख लीजिए, साउंड इन गैस का तो मतलब डेली बेसिस सारे एग्जाम्पल, मतलब कोई भी साउंड हो, जैसे ये साउंड हुआ, ठीक है, ये साउंड हुआ ना, तो ये साउंड यहाँ से यहाँ तक मेरे कान तक गैस के जरिए है ना, एटमॉस्फेयर के जरिए है, तो गैस ही तो भरी, उनके पार्टिकल वाइब्रेट में तभी तो आया मेरे कान में। या फिर कोई रिंग मतलब कि जैसे आपका मोबाइल बजता है जब, तो फिर वो आपको कैसे सुनाई देता है? एयर के मॉलिक्यूल्स के जरिए सुनाई देता है, हवा के जरिए। जैसे भी कोई भी बोलता है तो वो सब आपको एयर के जरिए सुनाई देता है, तो ज़्यादा साउंड्स तो एयर के जरिए ही सुनाई देते, ठीक है। तो इस तरह गैस में भी साउंड हो गया, ठीक है, मतलब गैस में भी साउंड ट्रेवल करता है। अब वैक्यूम में कैसे नहीं ट्रेवल करता? मान लीजिए आप एक ऐसे जार लीजिए, ठीक है, इसके अंदर एक घंटी लगा दीजिए, ठीक है, बेल लगा दीजिए और इसको पूरा पैक्ड कर दीजिए, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो जाइए और फिर जब इस बेल को बजाएंगे तो फिर ये आपको सुनाई देगा। अब आपको क्यों सुनाई देगा? देखिए ये जब बेल बजेगी तो ये वाइब्रेट होगा तो इस पार्टिकल, मतलब ये जो इससे कवर्ड किया है उसको भी वाइब्रेट करेगा, वो चीज़ बाहर वाइब्रेट होगी तो आपके कानों तक आएगी, ठीक है। तो मतलब अभी इसमें एयर है, ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट हुआ तो एयर को वाइब्रेट किया, इस तरह आपको सुनाई दे जाएगा। अब मान लीजिए इसको वैक्यूम कर दीजिए, मतलब इसकी सारी एयर गायब कर दीजिए। क्या करिए, एक यहाँ से पाइप लगा दीजिए और धीरे धीरे सारी एयर निकाल दीजिए, ठीक है। ये बेल है अभी भी, तो और आप यहाँ खड़े, ठीक है, तो आपको आवाज़ सुननी थोड़ी धीरे हो जाएगी, आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देगी, ठीक है। और फिर एक समय आएगा जब पूरी एयर खत्म हो जाएगी, ये वैक्यूम हो जाएगा।
वैक्यूम हो जाएगा। अब जब वैक्यूम हो गया तो देखिए जब ये रिंग करेगा तो इसके पास तो आसपास तो एयर ही नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा, तो फिर आपको बिल्कुल भी इस केस में आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोनॉट जब मून पे जाते हैं या फिर आउटर स्पेस में जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ वो ऐसे एक दूसरे को बोल के ऐसे मतलब आवाज़ उनको नहीं सुनाई देती, ठीक है, क्योंकि साउंड तो वहाँ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वैक्यूम में है, वहाँ तो पूरा वैक्यूम होता है। तो वो क्या करते हैं, रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो वेव तो मतलब बिना उसके मटेरियल के भी ट्रेवल कर सकती है, अभी हमने देखा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो उनके सूट्स में बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, उससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वरना तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसीलिए साउंड वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता है। ये सब इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है, और इन तीनों के भी एग्जाम्पल देखिए। तो देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 1 मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम, ठीक है, ये तो हमने अभी देखा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, फिर लिक्विड में होता है और गैस में स्लोएस्ट होता है, ठीक है, फास्टेस्ट होता है, स्लोएस्ट होता है। तो मान लीजिए अगर इसमें 15 मीटर पर सेकेंड है तो इसमें 1 मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब 15 गुना का डिफरेंस होता है, 15 टाइम्स का डिफरेंस होता है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में, ठीक है। इसमें भी थोड़ा कुछ होता होगा। अब देखिए सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक, मतलब कि टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वैसे तो आपके काम की नहीं है, 1 डिग्री से अगर बढ़ाओ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ तो फिर स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री पे रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री पे गैस में टेम्परेचर, गैस में स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही 20 डिग्री पे गैस में स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब गैस में साउंड की स्पीड इतनी होती है, ठीक है। तो देखिए 20 डिग्री बढ़ा दिया, 20 को इससे इंटू कर दीजिए, तो देखिए 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 डिग्री से बढ़ गया, ठीक है। ये वैसे काम की चीज़ नहीं है कोई, ठीक है। 11th में आपको पढ़ाई जाएगी, तो 11th में भी ज़्यादा काम नहीं आता। 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इतना बढ़ जाता है। अब ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ती है, तीसरा फैक्टर, ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड उसमें भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं और किसी भी डिपेंड नहीं करता है। अब एक सोनिक बूम छोटा सा टर्म है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सोनिक बूम, ठीक है, तो ये सोनिक बूम एक एयरक्राफ्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है और उस एयरक्राफ्ट को बोलते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मतलब क्या होता है, ये साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है इसकी स्पीड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको मतलब सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोजिव नॉइस, बहुत तेज नॉइस होती है, कॉज बाय द शॉक वेव फ्रॉम एन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विच इज ट्रेवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बहुत मतलब एक्सप्लोजिव नॉइस, बहुत तेज नॉइस होती है, मतलब आप खड़े होंगे कान के तो पर्दे फट जाएंगे, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा जब बहुत तेज, मतलब आपने देखा नहीं होगा, बहुत तेज जैसे एयरक्राफ्ट जाता है बहुत स्पीड से तो एक बहुत तेज नॉइस होती है, ठीक है। तो फिर जैसे कि आपके आसपास भी जैसे कभी दिखा होगा ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है तो एक आवाज़ होती है, ठीक है। तो तो सोचिए पास में जब होगे तो बहुत तेज आवाज़ होती है, ठीक है। उसी को बस सोनिक बूम कहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, ठीक है। इसका मतलब है कि साउंड और लाइट का एक तरह से कंपैरिजन है, साउंड एंड लाइट, स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तो आपने वहाँ देखा ही होगा जब बिजली कड़कती है रेनी वेदर में तो क्या होता है, पहले स्पीड आती है, पहले लाइट आती है, फिर क्या होता है, फिर साउंड आता है। ऐसा क्यों होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना तो पता ही होगा। और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे और ले लो, तो ये देखो इससे कितना गुना बड़ा, मान लो इसको 300 मान लो, तो ये 3⁸ है 3⁸, फिर भी 1,00,000 गुना बड़ा, ठीक है। जब इसकी स्पीड इतनी तेज है तो जाहिर सी बात है पहले लाइट आएगी, तो जब बिजली चमकती है
तो लाइट पहले आती है और साउंड देर में आता है, ये इसका रीज़न है इन दोनों की स्पीड, ठीक है। और भी जैसे एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जब जैसे मान लीजिए आप बहुत मतलब क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं, ठीक है, और बैट्समैन ने जब बैट हिट किया है बॉल को, ठीक है, तो वो बॉल तो हिट कर देता है, वो दिख तो आपको तब जाएगा ना जब बॉल हिट करेगा, पर उसका साउंड उसकी थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दूरी होती है आपसे बैट्समैन की, वो पिच पे खड़ा है, आप कहाँ स्टेडियम में बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक उसको साउंड पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो फिर वहाँ भी देख सकते हैं कि दिख पहले जाता है। और दिखता पहले क्यों है? लाइट की वजह से तो हमें दिखता है, ये आप अगले मतलब 10th में पढ़ेंगे अपने कि लाइट की वजह से हमें सब दिखाई देता है, ठीक है, आंखों जब रिफ्लेक्शन आता है तभी दिखाई देता है, तो दिख जाता है, पर साउंड उसका हमें देर में सुनाई देता है, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये है क्या, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक द हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा साउंड इस सरफेस से स्ट्राइक हुआ और फिर ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक द हार्ड सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना, क्या होता था कि ऐसे करके लाइट जाती थी और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी, इसको नॉर्मल कहते थे, नॉर्मल था, इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ठीक है, ये सब था ना। आपने क्लास 8th में या 7th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, ये 7th में आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके दो लॉ थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सेम वही लॉ है, ठीक है। इसमें क्या है, द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि उसमें लाइट के टर्म में था, मतलब कि द इंसिडेंट लाइट था, रिफ्लेक्टेड लाइट था, तो इसका मतलब है इंसिडेंट साउंड वेव, जैसे इंसिडेंट साउंड वेव ये है, और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव रिफ्लेक्टेड ये है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट का यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है, देखिए एक ही प्लेन में है, ये प्लेन, ये मान लीजिए ये बोर्ड का ये एक प्लेन ही तो है, तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसको एंगल आई बोलते थे, इसको एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये उसमें भी था, ये इसमें भी है। अब एक मैं एग्जांपल बताऊंगा तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करिए, मान लीजिए पहले मैं ऐसे बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये एक इस टाइप का होल है, ठीक है, मतलब इस टाइप का एक सिलेंडर है और ये अंदर से पूरा हॉलो है, ठीक है। थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, इतना बड़ा एक सिलेंडर ले लीजिएगा जो कि हॉलो है, ठीक है, पाइप ले लीजिएगा, हॉलो पाइप, और फिर यहाँ पे ये सरफेस होगी एक, ठीक है, और इसके इस साइड, ये आपको दिख रहा है ना, इस साइड यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक रखिएगा, ठीक है, अलार्म क्लॉक रखिएगा, और फिर क्या करिएगा, एक और हॉलो पाइप ऐसे लीजिएगा, तो उसको यहाँ से यहाँ ऐसे करके ऐसे रोटेट करवाइएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करवाइएगा, तो एक ऐसा एंगल जरूर आएगा जिस एंगल में आपको आवाज़ सबसे तेज सुनाई देगी, उस जगह ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। तो एक ये हॉलो पाइप हो गया, एक ऐसे हॉलो पाइप हो गया। अब यहाँ 20 से ऐसे लाइन खींचिएगा, अब जब ये एंगल आप नापिएगा तो ये एंगल दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो ये लाइट के केस में थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, साउंड में थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पर साउंड तो जैसे हमने बोला, ठीक है, तो किसी भी एंगल में रखिएगा तो वो साउंड तो आएगा ही ना, क्योंकि वो एयर से कांटेक्ट होकर इधर उधर हमेशा आ रहा है, ठीक है। पर लाइट में क्या होता है, आपको लाइट एक ही एंगल पे मिलेगी आपको, और किसी एंगल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो फिर इसको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कि ये एक बोर्ड है, ठीक है, ये इस एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, अब इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने में ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बोर्ड था इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका सिर्फ यही इतना हिस्सा दिखेगा, ये बोर्ड है, और ये हमने हॉलो पाइप लिया है, ठीक है, हॉलो पाइप लिया, यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक रख दी है, अलार्म क्लॉक कैसी होती है पता नहीं, ऐसी कुछ होती है, ठीक है, अलार्म क्लॉक रख दी है। तो यहाँ से इसका ये साउंड जाएगा, साउंड ऐसे जाएगा, यहाँ से टकराएगा, ठीक है, फिर ऐसे वैसे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि ये वाला जो सिलेंडर है ना, ये वाला सिलेंडर, तो क्या करना है, इस वाले सिलेंडर को ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमाना है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जब आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो यही वाला वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जा रही हो, तो ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आर होगा, ठीक है, ये एंगल आर होगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक। ये वाला एक हार्ड सरफेस है,
ठीक। और फिर जो साउंड को होता है ना वो मतलब कि जैसे लाइट के केस में क्या होता था, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक स्मूथ सरफेस चाहिए होती है, पर साउंड के केस में ऐसा नहीं है। साउंड के में बस रिजिड होना चाहिए, ठीक है, चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, बस हार्ड सरफेस होनी चाहिए, रिजिड सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है साउंड, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके डेली लाइफ के मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, वो है मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप एंड साउंड बोर्ड, ठीक है। अब देखते हैं मेगाफोन क्या होता है। मेगाफोन इस तरह का होता है कुछ, आप सब ने देखा होगा, ठीक है, मतलब इसमें इसको ऐसे पकड़ लेते हैं यहाँ से, इसको मान लीजिए एक स्मॉल गैदरिंग है, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो उसको कुछ चीज़ डिलीवर करने के लिए इसमें बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आवाज़ हमें एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है, मतलब आवाज़ बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें साउंड का रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे मतलब अलग तरीके से टकरा के साउंड आता है, तो सब फिर एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो उनको अच्छे से सुनाई देता है। जैसे अभी हम ऐसे बोलेंगे, अभी हम बोल रहे हैं तो साउंड ऐसे चारों तरफ फैल रहा है, तो ये साउंड को एक ही दिशा में फेंक देता है, ठीक है, तो इससे हमें अच्छे से सुनाई देता है, उनको तेज सुनाई देता है। तो फिर इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, साउंड की सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन है। अब इस तरह बल्ब हॉर्न होता है, बल्ब हॉर्न नहीं ऑटो में पू पू ऐसे करके लगा होता है, मैं एक इसका डायग्राम भी शायद बना सकता हूँ। और ड्राइंग वैसे मेरी ख़राब तो बहुत है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें भी पों पों जब करते हैं तो इसमें भी वही होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो सब एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, तो फिर तेज सुनाई देता है, ठीक है, इसको बल्ब हॉर्न कहते हैं। अब स्टेथोस्कोप में देखिए, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। अभी यहाँ पे एक चेस्ट पीस होता है, ठीक है, और यहाँ पे कान में लगाते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप में 3 चीज़ें होती है, ये होता है ईयर पीस, ये होता है चेस्ट पीस, और ये होता है वायर, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि ये चेस्ट पीस को आपके चेस्ट में लगाया जाता है या फिर बैक में ऐसे लगाया जाता है, और ये चीज़ डॉक्टर अपने कान में लगा लेता है, ठीक है। तो ये जो वायर होता है इसका ऐसे करके वायर जो आता है, तो वायर को मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे करके मान लो ये बना देता हूँ, तो इसमें जो साउंड होता है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, उस पर काम करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो के जाता है, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो के जाता है, ठीक है। तो फिर उसको यहाँ पे सुनाई देता है आगे, ठीक है, वो जो साउंड वेव होती है ऐसे धक 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 किया, यहाँ पे उसने साउंड ले लिया, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, फिर आपके कान में सुनाई देगा आपको अच्छे से, ठीक है, ऐसे थोड़ी सुनाई देगा। तो ये देखिए, ये भी उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब साउंड बोर्ड क्या होता है, ठीक है, तो जो बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें जब कोई बोलता है स्टेज पे, ठीक है, तो जो बहुत सारा साउंड हो जाता है, वो वहाँ की जो कुर्सियाँ लगी होती है उस पर कवर चढ़ा होता है, ठीक है, गद्दे लगे होते हैं, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे लोगों के कपड़े में या फिर वहाँ पे जो पर्दे लगे तो उनमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है, तो साउंड उतने अच्छे सुनाई नहीं देता। तो फिर क्या करते हैं, एक ऐसी कॉनकेव सरफेस बना देते हैं, ठीक है, इसको साउंड बोर्ड बोलते हैं, और जो भी डिलीवर कुछ कर रहा था उसको यहाँ पे फोकस पे बिठा देते हैं, ठीक है, फोकस पे बिठा दिए। आपने जो सुना ही होगा, मतलब पढ़ा ही होगा, फोकस क्या होता है, क्लास 8-9 में लेंसेस होते हैं, लेंस होते हैं, उनका फोकस होता है, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके फोकस से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे ऐसे मिला दो, तो मतलब इस तरह का फोकस टाइप बना देते हैं। तो यहाँ से साउंड वेव निकली, जैसे पैरेलल जाएगी, यहाँ साउंड वेव निकली पैरेलल जाएगी, यहाँ निकली पैरेलल जाएगी, निकली पैरेलल, और यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, ठीक है, ऑडियंस, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, तो देखिए अच्छे से पूरी मतलब सब पैरेलल जा रही हैं, सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं वेव, ठीक है, तो इनको अब अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है, तो और इफेक्टिवली सुनाई देता है। या फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हॉल है, तो इसकी जो ऊपर की सरफेस होती है, छत जो होती है वो थोड़ी ऐसे, मतलब इतनी नहीं, छत जो होती है वो थोड़ी ऐसे कॉनकेव टाइप की बना देते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कुछ इंसान बैठा है, पियानो बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये ऐसे टकरा के ऐसे जाता है, टकरा के ऐसे जाता है, टकरा के ऐसे जाता है,
ठीक है। तो यहाँ ऑडियंस बैठी है तो अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है, एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये सब मतलब बेसिकली क्या करते हैं, साउंड को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं फिर तुम्हारे पास भेजते हैं, ऐसे तो साउंड इधर उधर चला जाता है ना, ठीक है। तो ये सब हो गया एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम एको से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो समझाया है सब समझ आ गया होगा। वैसे आज ज़्यादा कुछ तो नहीं समझाया, बस साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है यही बताया, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।